आजच्या कार्यक्रमाचा उद्देश म्हणजे सप्ताहाचं उद्घाटन डॉक्टर गणेश देवी यांच्या हस्ते होतं आहे आणि या सप्ताहामध्ये जे जे पाहुणे आपल्याकडे येत आहेत त्यांची गांधी भवनमधल्या युवक क्रांती दलाच्या सगळ्या टीमची ओळख व्हावी. जे लोक इथे नियमितपणे कार्यक्रमांना येतात त्यांच्याशी काही अनौपचारिक गप्पा मारता याव्यात, काही प्रश्नोत्तरं व्हावीत, असा या अनौपचारिक गप्पांचा संवादाच्या कार्यक्रमाचा उद्देश असतो. कारण 5 वाजता आपण सप्ताहाचं उद्घाटन डॉक्टर गणेश देवी यांच्या हस्ते करणार आहोत आणि त्या कार्यक्रमामध्ये मोठ्या संख्येने लोक येतात आणि तिथे प्रश्नोत्तरं, अनौपचारिक चर्चा याला फार कमी वाव असतो. त्यामुळे मी अधिक वेळ न घेता सगळी सूत्र डॉक्टर गणेश देवींकडे देतो आहे. त्यांच्याबरोबर आलेले श्रीनिवास जैन हेही लवकर जाणार आहेत, त्यामुळे त्यांनाही आपल्याशी काही बोलता येईल त्या दृष्टीने मी सगळी सूत्र डॉक्टर देवी यांच्याकडे देतो आणि पुन्हा एकदा त्यांचं स्वागत करतो. आभार. अच्छा, मित्रांनो, माझे मित्र श्रीनिवास जैन दिल्लीला NDTV आहे, त्याच्यामध्ये अनेक वर्ष आहेत. आत्ता ट्रूथ वर्सेस हाईप हा कार्यक्रम चालतो, रोज संध्याकाळी प्राईम टाईममध्ये येत असतो. तर तो जरूर बघा, कारण त्यांचं सर्वसाधारणतः काम हे चांगल्या संशोधनावर आधारित असतं आणि अत्यंत व्यवस्थित रीतीने एकत्र केलेला डेटा घेऊन न चिढ़ता न ओरडता, मैं कह रहा हूँ आप चिल्लाए बगैर लोगों को हराते हैं. गुस्सा है तो वो रिसर्च में दिखता है, वो आवाज़ में नहीं दिखता है. that is also a credit to him, but his TV channel, which is now becoming rare in media, electronic media. मैं हिंदी में बात करता हूँ. कुछ समय पहले मैं एक लेखकों के मीटिंग के लिए गया था. ये मीटिंग यूक्रेन देश में थी. यूक्रेन वो देश है जो कभी रशिया ने ले लिया, कभी ऑस्ट्रियन एम्पायर था उन्होंने ले लिया. बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी नदियाँ हैं वहाँ पे और बहुत ही अच्छा संगीत साहित्य बनाने वाले लोग हैं. बिल्कुल अपने हिंदुस्तानी लोगों जैसे दिल से अच्छे लोग हैं. वहाँ पे दुनिया के हर देश के राइटर्स आए थे. किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है, किसी को बुकर प्राइज़ मिला है, किसी को और इस तरह के हर देश से 2 या 3 लेखक थे. और वो जो कॉन्फ्रेंस थी उसका नाम था पोएट्स एसेइस्ट नॉवेलिस्ट इंटरनेशनल पेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. और उनका लोगो जो है, उनका जो मेन मोटो जो है, मुख्य उद्देश्य, वो सुनकर गांधी जी को भी बहुत बड़ी खुशी होती. दे वांट टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, उसके लिए वो इकट्ठा हुए. और जिस देश में भी किसी राइटर को जेल होता है या तो किसी देश में राइटर्स को धमकाया जाता है या तो मारा जाता है, तो उसके बारे में ये सब मिलके आवाज़ उठाते हैं. और हर देश पे वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का रिपोर्ट बनाते हैं. खास करके जहाँ उनकी एनुअल कांग्रेस होती है वहाँ पे ये रिपोर्ट बनाया जाता है. हमारे देश में उनकी कॉन्फ्रेंस 1931 या 32 में हुई थी. और मुझे बड़ी खुशी है, आपको मैं ये इसलिए डिटेल में कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर उन्होंने ये कबूल किया है कि वो उनकी कांग्रेस इंडिया में लेगी और इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे वो रिपोर्ट बनाएंगे बहुत डिटेल में, और फर्स्ट डे वो प्रेजेंट करेंगे. और तो और ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने तय किया है कि वो पूना में लेंगे. उससे भी एक स्टेप बढ़कर
उन्होंने ये भी कबूल किया है कि वो गांधी के 150th बर्थडे सेलिब्रेशन को साथ में रख के ये कांग्रेस लेने वाले हैं। और यहाँ के उनका जो इनागुरल सेशन है, ये मैं क्रेडिट उसका नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं सच बताना चाहता हूँ, सच के सिवा और कुछ नहीं बताऊँगा। इसलिए इनागुरल सेशन मैंने ये सजेस्ट किया कि आगा खान पैलेस में रखो। वहाँ महादेव भाई देसाई और कस्तूरबा दोनों कभी जेल से आज़ाद नहीं हुए, वो जेल में गए थे, अभी भी वहीं पे है। और इनागुरल सेशन में एक भी उस कांग्रेस के लिए करीबन 8 से 10 नोबेल प्राइज़ विनिंग राइटर्स आएंगे पूना में। सितंबर के लास्ट वीक में होगा कॉन्फ्रेंस। एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 27, 28, 29, 30 सितंबर ये कॉन्फ्रेंस होगी यहाँ। 1 अक्टूबर को कांग्रेस पूरी होगी और 2 अक्टूबर को गांधी 150 शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। तो आगा खान पैलेस में वो आधा घंटा साइलेंस रख के, मौन रख के इनाग्रेशन करने वाले, एक भी स्पीच नहीं होगा उनके। इट इज़ 97 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। उनके पूरे इतिहास में इनाग्रेशन विदाउट अ वर्ड, विदाउट अ सिंगल वर्ड आज तक हुआ नहीं है। सो दैट विल हैपन इन पूना। और पूना पे फिर जिम्मेवारी आएगी कि देश में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके सपोर्ट में पूरे दुनिया से अगर राइटर्स आते होंगे तो पूना में भी हमें बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन करना। मोबिलाइजेशन का मतलब मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, दिमागी बात कर रहा हूँ। हमें पूना के लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसे एडिटर होते थे जिन्होंने लिखा था सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का नाही। कुणी लिहिलं होतं माहिती आहे ना तुम्हाला? कोणी? लोकमान्य टिळक। और वो उसके लिए नहीं, लेकिन दूसरे लेख के लिए जेल में भी गए थे। बहुत सारे राइटर्स जेल में गए थे पूना से बोलने के लिए, बोलने की आज़ादी के लिए। तो पूना में काफ़ी मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, काफ़ी जनमत बनाना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ये हमारा फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप राइट है, हमारा ह्यूमन राइट है। क्योंकि इंसान और जानवर में एक ही फ़र्क है। जानवरों को भूख होती है, प्रजनन करते हैं, सोते हैं, गिरने का डर होता है जैसे इंसान को होता है, ऊंचाई से गिरने का डर, वर्टिगो, वो जानवर में भी होता है। कोई दुश्मन आए तो जानवर भी भागते, इंसान भी भागते हैं वगैरह। लेकिन एक फ़र्क है कि इंसान बोलता है, बोल सकता है। वी हैव लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। हम एक दूसरे के दिमाग के अंदर जाके उनकी सोच क्या है वो समझ सकते हैं। वो हमारे दिमाग में जाके सोच एक्सचेंज ऑफ थॉट के लिए जो कम्युनिकेशन है, उसकी जो भाषा है वो केवल हमारी है। और उसकी रक्षा अगर हम ना करें तो हम इंसान भी नहीं रहेंगे। तो मेरा आपको जो दोस्त है वहाँ पे, उनको सवाल है कि क्या आप पूना में ऐसा माहौल खड़ा कर सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा फंडामेंटल राइट है? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप कर सकते तो कैसे करेंगे? आप मुझे कोई रास्ता बताइए। मैं आपका सेवक हूँ, आपके लिए काम करूँगा, लेकिन कैसे करना ये आप बताइए। पहले तो हम भारतीय राज्य घटना का आधार लेते हुए लोगों को ये समझाएंगे कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। जो राइट्स के लिए हज़ारों लोगों ने अपना बलिदान दिया और हमको वो आज़ादी मिली। हज़ारों साल हमारे मुल्क में ये आज़ादी हमको नहीं थी एज ए नागरिक करके, जो हमको इंडिपेंडेंस के बाद में गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ा चला उससे मिली। वो संभाल के रखना हमारा मूलभूत कर्तव्य है, नहीं हमारा वो ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। इसलिए हम जनमत पैदा करेंगे। और कोई कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए जिससे ये होगा? हमारे पास 1 साल का अवधि है, 1 साल का समय है। मैं आपको कोई काम करने के लिए कहने वाला नहीं, लेकिन मेरे लिए मैं काम मैं करूँ।
मला असं वाटतं की अन्यायाविरुद्ध म्हणजे अभिव्यक्ती असेल किंवा इतर प्रश्न असतील तर रस्त्यावरून बॉम्ब ठोकणं म्हणजे अन्यायाच्या विरोधात बॉम्ब ठोकणं आणि रस्त्यावर येऊन सतत सत्याग्रह करणं तर ते महत्त्वाचं हत्यार मला असं वाटतं की हां सत्याग्रहाच्या माध्यमातून अहिंसक हं. To create awareness on social medias, to create awareness and speaking truth on social media. Yeah. Because now it's the trending thing that whatever happens, we can get through it. Like sir also said that social media is connected towards everyone, and everyone is using that also. Sir, but shadow, not the body. yes, sir. I'll speak some English. Yes, sir. I think social media is, please correct me. Yes, sir. Social media is shadow without body. Yes, sir. So, correct me now. Sir, likewise, we can give them the, we said na, sabut and all that. We can write in a reference to it that this thing happened that day. So we can tell everyone the truth. Thank you. और कोई? हाँ, उनको पीछे भाई है। आप नाव क्या है तुमसे? हेलो, मेरा नाम स्वप्निल है। सोशल मीडिया की प्रॉब्लम में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। अभी जो भी ओपिनियन फॉर्म होता है उसमें सोशल मीडिया का ज़्यादातर मतलब प्रभाव होता है। तो जो फेक न्यूज़ अभी जो चल रही है मार्केट में, मतलब पूरे इंडिया में, अपने जो पीएम है उन्होंने भी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। जो अभी 26 जनवरी का जो उनका स्पीच था उसमें कुछ उनकी गलतियां थी। कुछ मिनिस्टर ने कुछ दूसरे देश की फ़ोटो अपने वेबसाइट पे डाले और बोले कि ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर उन्होंने लाइटनिंग की है। तो ये सब चीज़ें हमें उसको काउंटर करने के लिए हमें सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि सच लोगों के सामने ज़्यादातर जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। मेरे दोस्त ने अभी जो कहा कि रोड पे उतर के कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। पर सोशल मीडिया ज़्यादा पब्लिक की तरफ हम जा सकते हैं, तो ये एक तरीका हो सकता है। के लिए क्यों वो बोलते हैं? ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा देश के लिए ही फ्री एक्सप्रेशन का परमिशन है। एक्चुअली उनका ये है कि नेक्स्ट ईयर इधर एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है
ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑथर लोग इधर आ रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पेन करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नेक्स्ट No, but कॉन्फ्रेंस इधर as since it is in the constitution, freedom of expression is there, guaranteed. So particular city का नाम देने में कुछ हासिल नहीं रहेगा. No, that way you can say you have got freedom of expression in India and you are welcome in Pune also. That will do. सर माझं नाव अरुण खोरे, मी माध्यमात काम करतो, एक मासिक मराठीमध्ये चालवतो. हाँ यस, मैं मराठी में एक मैगज़ीन चला रहा हूँ पिछले 3 बरस. इट्स नेम इज़ लोकशाहीसाठी समंजस संवाद, मॉडरेट डायलॉग फॉर डेमोक्रेसी. आपने अभी जो पुणे की बात की, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट है अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के बारे में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, वो ज़रा डेलिकेट सब्जेक्ट है. इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आपके बारे में माध्यम में, मीडिया में बहुत आदर है, सम्मान है, इसलिए आपका कहना मानेंगे, आपका भाषण भी छापेंगे. लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आई अपील यू, इफ़ यू टॉक विद द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स इन मराठी पुणे. या 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 yeah yeah yes 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 of yes freedom of expression yes 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 because that is the need of the hour, because the many editors have no in that way viewpoint. They have no strong conviction about the social issues and the issues related with the freedom of the expression. That's why that is need of the hour. Thank you. सर हे स्वतः एडिटर, ये खुद एडिटर रह चुके हैं, शायद ये भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. उत्तर दे आप चाहता. नहीं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू बी गैदर ऑल द फ्रेंड्स. ये डेफिनेटली यस यस. My name is Ashish James, and I'm working for a missionary organization. So I always think how the missionary came to unknown land and they could get so many people. So when I was thinking, when you challenged what we can do, so I just thought that first they connected with people. So many of the movements I see they are, in pockets. So we should connect with people of any, not only students, but there are some senior people, women, every group should be connected. Then we should create a consciousness, because many of people, when I deal with students, I also visit some university as a visiting faculty. So they are out of all this context, what is happening in the country. They see only whatever is projected in media. He would be the right person to say what it is. So we should create consciousness in them. And then we should convert, not as a Christian, but we should convert them from untruth to truth. So we should convert them. And then we should conserve them, because many times what happens, people comes to us, and then when they need support or help, then they are left alone. And then we get shrunk. And people like the other side, they are expanding. So I think this 4 C's we can think over. And then only Pune, because Pune is land of, as doctor always tell us, ki sarva vicharanचं स्थान पुण्यातून निर्माण होतं. So I think this would be a great thing, that we will have a freedom of expression starting from Pune. Thank you. Coming to Pune because there is dictatorship in Turkey, there is a semi-dictatorship in the United States, there is a dictatorship in Egypt, France has gone through a phase of emergency. Most countries in the world are facing shrinking democracy. So all the writers in the world, I am saying representatives of the very best writers, Nobel Prize winning writers, they all resolved formally to go to Gandhi's land to celebrate
freedom of expression. And I said, if you are going to Gandhi's land, don't go to Rajghat in Delhi. Don't go to Sabarmati Ashram also. Go to where Kasturba died. Kasturba died. I am going to speak in my lecture today only about Kasturba today. Why Pune? Why Kasturba? That's very, because there is one more thing that I want to mention to you. Gandhi, इंग्लिश सगळ्यांना समजतं तुम्हाला? कुणाला समजत नाही तर हिंदीमध्ये बोलतो. हां, गांधी ब्रॉट वुमनहुड, स्त्रीत्व, टू पॉलिटिक्स as force, which nobody else before him had done. And that's what makes Gandhi Gandhi. Otherwise he would have been like any other. So Kasturba is very important for us now, and she is perpetually in rest in Pune. So that's where I want to bring, and this freedom of expression will be celebrated not with noise. Expression is not noise. Like silence also is expression. So let us declare Pune, let us work towards that. Let's get all the NGOs, all the civil society, all the press, all the big people in the city to say with pride to the rest of the world that next year Pune will welcome writers from all over the world, because Pune is a city of free expression. I think that will be acceptable. If we just go and say we want to put up a board, it will not be acceptable. There will be many, immediately Times Now channel will start, shooting us down actually. लेकिन इसके लिए अगर कोई लाठी खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, तो हमें करना पड़ेगा. और ये लाठी खाना और जेल जाना, कोई धमकाता है तो उसका सामना करना, कोई फिनेंशियल प्रेशर लाता है तो उसको हटा के अपने रास्ते पे चलते रहना, ये एक्सप्रेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, ये बात हमारे दोस्त श्रीनिवास जैन आपको कहेंगे, क्योंकि वो हर रोज़ करते, रोज़ उनको थ्रेटनिंग कॉल्स आते. एक प्रोग्राम शुरू है तो उसमें 10 कॉल्स आएंगे कि आज स्टूडियो के बाहर कैसे आते हम देख लेंगे. बट ही स्टिल डूइंग दोज प्रोग्राम्स. आपको ये नोटबंदी वगैरह है तो ये शोन कि ये फेल्योर है. इकोनॉमी अच्छी चल रही है बोले तो ये दिखाते हैं कि आपके सभी ग्राफ्स नीचे जा रहे. सो एवरी डे ही इज टेलिंग यू आर अ लायर, यू आर मीनिंग गवर्नमेंट को आप झूठ बोल रहे, और ये सच है. तो हाउ, लेट अस सी हाउ ही बैलेंसेस थ्रेट अगेंस्ट ट्रूथ, not hype against truth, threat against truth, and what he thinks of making this city a city of free expression. वो गांधी के मेमोरी को बहुत अच्छा ट्रिब्यूट होगा हमारे लिए. थैंक यू फॉर दैट गणेश जी. मैं तो थोड़ा सा यहाँ गेट क्रैशर हूँ. द फंक्शन वाज सपोज टू बी अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, बट आई हैपन टू बी हियर to give a lecture at the Pune Patrakar Sangh at his invitation. But this is a nice way for me, just one day before Gandhi Jayanti, to come and spend some time here. I was just told about the historical value of this place. और बल्कि पत्रकारों ने देश के तय भी किया है कि गांधी जयंती के दिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे. हाँ. You are doing today, one day in advance. Correct, correct. So tomorrow, in fact, decision has been taken that at 1 p.m. the whole country, journalists will observe peaceful protest on this threat to press freedom, press safety, freedom of expression. So, ek to firstly, congratulations on this news that you just shared. Wonderful news that the PEN conference is coming here to Pune, to India, where luckily we don't have a dictatorship, unlike other countries that you listed. If NDTV is still around in the way that it is today, then I can tell you right now that we'd be very happy to partner with you on this program and sort of make sure that we cover it, in the way that it should be.
तो पता नहीं इंग्लिश हिंदी क्या मतलब लोग प्रेफर करेंगे, जो जैसा भी ठीक है। तो मैं थोड़ा मिक्स जैसे इंग्लिश टाइप में बात कर सकता हूँ आप लोगों से। तो जैसे गणेश जी कह रहे थे कि एक तरह से अगर देखा जाए तो जो प्रेस फ्रीडम है वो, और यही मैं बात पत्रकार संघ में भी कह रहा था, वो डेमोक्रेसी का ऑक्सीजन है। तो जब प्रेस को सांस मिल रही है और प्रेस खुल के बोल रहा है तो डेमोक्रेसी और समाज भी सांस ले सकती है। लेकिन जब प्रेस का गला घुटना शुरू होता है तो आप भी थोड़ा सा सांस लेने में आप मुसीबत, आपको थोड़ी सी ना गैस्पिंग फीलिंग आने लगेगी। ये बात अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में पूरी तरह से इसकी वैल्यू नहीं दी जाती है। जब हम देखते हैं कि किसी प्रेस पे अटैक हो रहा है, किसी पत्रकार पे अटैक हो रहा है, या प्रेस को खूब गालियाँ मिल रही हैं सोशल मीडिया पे, नेता भी आजकल प्रेस को गाली देते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली लोग भी इसको चीयर करते हैं। अच्छा लगता है कि चलो जर्नलिस्ट को गाली मिल रही है, जर्नलिस्ट बिका होगा, प्रेस्टिट्यूट होगा, कुछ होगा, कांग्रेसी होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये चीज़ अब आप करके आप उसका मतलब तालियां ले सकते हैं, अच्छा आपको रीट्वीट और फेसबुक पे लाइक मिलेंगे, लेकिन आगे जाके आप ही को मुसीबत होगी। बिकॉज ये एक जिसे कहते हैं नॉट एमरजेंसी आउटराइट, बट ये एक अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी का साइन है कि आप प्रेस के फ्रीडम्स को आप कर्ब कर रहे हैं और आप उनके पावर्स को लिमिट कर रहे हैं और आप इसका एक तमाशा बना रहे हैं। यू आर मेकिंग अ ब्लड स्पॉट of baiting the press. So for this we are constantly now trying to meet, we are constantly trying to hold protests, we are constantly trying to say that we will not be suppressed, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, हम बुलंद रहेंगे, ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सोचना है, प्रेस को भी और पब्लिक को भी, कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अभी जैसे एनडीटीवी पे रेड हुआ तो हम सब प्रेस क्लब में गए, वहाँ पे खूब नारे लिए कि हम दबेंगे नहीं, हम बात करेंगे खुलकर, और अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। अब से इंडियन मीडिया विल नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। बड़े बड़े हस्तियाँ आए, एडिटर्स आए, सब वापस गए, वही हुआ बिजनेस एज यूजुअल। फिर उसके बाद गौरी लंकेश जी का डेथ हुआ, मर्डर हुआ, उसके बाद दोबारा इकट्ठे हुए, दोबारा कहा वी विल फाइट, वी विल स्ट्रगल, इट विल नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। वापस ऑफिस गए, वही हुआ। भाई कितने बजे है मोदी जी की स्पीच, कब है अमित शाह का भाषण, कहाँ है राहुल गांधी आज, वही बात हुई। फिर उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को निकाल दिया गया, कहा गया कि एक दिन उनकी जो प्रोप्राइटर हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने गई और अगले दिन उनकी नौकरी छुट्टी हो गई। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बीच शांतनु भौमिक एक जर्नलिस्ट की हत्या हो गई, आपने देखा होगा त्रिपुरा में। दोबारा हम प्रेस क्लब पहुंच गए, कल भी हम प्रेस क्लब में जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना था पत्रकार संघ से, मैं जो कह रहा था कि ये जो अगर हम अप्रोच करते रहें तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें बिजनेस एज यूजुअल से हटकर आना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा सिग्नल देना पड़ेगा कि हम इस किस्म की जो ट्रीटमेंट हमारी हो रही है उसको हम बैठे बैठे नहीं लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने ये कहा कि जब गौरी लंकेश की मर्डर हुई, उसके बाद एक आदमी है निखिल दादीच, उसने एक ट्वीट किया कि एक कुतिया की मौत हो गई और बाकी सब कुत्ते बिल बिला रहे हैं, ये उसने ट्वीट किया। पता चला कि ये शख्स प्रधानमंत्री जी उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। इस बात को लेके बहुत बवाल हुआ, बहुत लोगों ने कहा कि ये तो गलत बात है, हमने भी कहा। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें अनफॉलो नहीं किया। अब प्रधानमंत्री जी के पास ये बहाना भी नहीं है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इनको फॉलो करता हूँ, मैं तो पूरे देश दुनिया में घूम रहा हूँ, मुझे क्या पता कि मैं हज़ारों लोगों में से किस किस को फॉलो करता हूँ। अब तो उन्हें आइडिया था, तब भी उन्हें नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? जो हम इतना आवाज़ उठा रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो वाकई उससे उनको लगता है कि हाँ
प्रेस फ्रीडम भी मेरे लिए एक ज़रूरी चीज़ है। मुझे थोड़ा सा ये प्रोटेस्ट को देख के लग रहा है कि थोड़ी घबराहट हो रही है। नहीं, उसके ऑपोजिट वो सिग्नल दे रहे हैं कि आपको जितना प्रोटेस्ट कर लीजिए आप करिए, जितने नारे लगाइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जो करना है हम करते रहेंगे। तो क्या प्रेस अगर यूनाइट होके कहता कि प्रधानमंत्री जी, जब तक आप इस निखिल दादीज को ट्विटर पे अनफॉलो नहीं करते हैं, आप उन्हें कंडेम करते हैं, ये तो बहुत अलग बात है, छोड़िए, आप वो मत कंडेम भी मत करिए, आप उन्हें अनफॉलो नहीं करते हैं, हम आपको बॉयकॉट करेंगे, हम पीएम के सारे फंक्शंस को ब्लैकआउट कर देंगे, हम उनके सारे स्पीचेस नहीं दिखाएंगे, हम उनके इवेंट्स नहीं दिखाएंगे, वो फॉरेन कंट्रीज़ में घूम रहे हैं, हम वो नहीं दिखाएंगे, आप इन्हें अनफॉलो करिए। और हर मिनिस्टर जहाँ भी जाता है किसी प्रोग्राम किसी फंक्शन के लिए, सबसे पहले आप उनसे सवाल पूछिए कि क्या प्रधानमंत्री जी को उसे अनफॉलो करना चाहिए कि नहीं। अगर वो कहता है नहीं, तो आप उठ के वहाँ से चले जाइए। तो अगर इस किस्म का सिग्नल गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या उसका असर होगा। बिकॉज किसी जर्नलिस्ट के मर्डर को कंडेम करना या किसी पत्रकार के ऊपर हमला होता है इसको कंडेम करना, ये तो बहुत आसान चीज़ है। ये तो आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस लोग सब मिलकर कंडेम करते हैं, है ना। इसमें कोई इतनी बहादुरी करना ज़रूरी है, बट इसमें बहादुरी नहीं है। बहादुरी है कि आप उस मीटिंग से वापस आइए और जिस ताकत के खिलाफ आप इकट्ठा हुए हैं, जिस विचारधारा के खिलाफ आप इकट्ठा हुए हैं, उसके खिलाफ आप स्टोरी लिखिए। ये है करेज। बट ये अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नहीं हो रहा है। हम अभी भी बिजनेस एज यूजुअल मोड में फंसे हुए हैं। हमारे एडिटर्स, हमारे संपादक, हमारे पब्लिशर्स, वो उस ईरा, उस ज़माने के नहीं हैं जो वो सरकार के प्रेशर, सरकार के ताकत को दूर रख के रिपोर्टर को पूरी छूट दें कि अब आप जो लिखना है लिखो। दूसरा प्रॉब्लम जो मैं रेज कर रहा था कि एक ये समस्या आ गई है कि अगर हम सच भी बोलते हैं तो लोग सच सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग आपको बिलीव नहीं करेंगे, फैक्ट्स को बिलीव नहीं करेंगे, वो व्हाट्सएप को बिलीव करेंगे। कि अगर व्हाट्सएप में लिखा है कि 2000 रुपये नोट में सैटेलाइट चिप है, सैटेलाइट चिप सीधा आसमान में जा रहा है, वहाँ से सिग्नल आ रहा है, उसमें से आपको मोदी जी की आवाज़ सुनाई देगी, वो उसको ज़्यादा बिलीव करेंगे, ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो अगर ये हालत हो गई तो लोग अब उन चैनल्स को ज़्यादा देख रहे हैं, उन चैनल्स में ज़्यादा व्यूअरशिप है जो सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं। मतलब चमचागिरी टुडे सेल्स, ये तो एक ऑपोजिट हो गया। नॉर्मली था कि आप प्रेस, जर्नलिस्ट पब्लिक की राय लोगों के सामने रखता है, लोगों के साथ रहता है और लोगों की समस्याएं दिखाता है, सरकार को अकाउंटेबल रखता है, और लोग आपको देखेंगे और कहेंगे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब सारे रेटिंग, सारी रीडरशिप उसकी होनी चाहिए। उल्टा ये हो रहा है कि जो ज़्यादा चमचागिरी कर रहे हैं उनको टीआरपीज हाई मिल रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनकी टीआरपीज गिर रहे हैं। तो ये कैसा माहौल हो गया हमारे देश में कि जो हम इतने मतलब स्वतंत्र दिमाग के हुआ करते थे कि 10 लोगों के रूम आप बिठा दीजिए तो हर आदमी का अलग व्यू होगा। अब सब ऐसे पता नहीं कुछ भ्रम में आ गए हैं या क्या उसमें है कि वो सच सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये चुनौती सिर्फ मीडिया की नहीं है, ये पब्लिक की भी है। क्या पब्लिक कभी इससे निकल कर देखेगी कि आपके नुकसान में ही कुछ हो रहा है लेकिन आप उसके बारे में सुनने को तैयार नहीं हैं, तो फिर मीडिया का रोल क्या रहेगा। लेकिन तब भी हम अपना काम करते रहेंगे। जैसे कि गणेश जी कह रहे थे कि जो मेरा शो है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते जो भी मतलब कोई खबर है या कोई, आजकल प्रोपेगेंडा इतना हो गया है कि मतलब आप सांस नहीं ले सकते, आपको घेर दिया हर तरफ से, तो हम उसमें से फैक्ट्स लेकर दिखाते हैं कि भाई हकीकत ये है, फैक्ट्स क्या हैं, और हम उसको रखते हैं। और हम बार बार वही तो रख सकते हैं और तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पब्लिक को उसको समझना चाहिए और उसको एजेंडा की तौर से नहीं देखना चाहिए
कि ये रिपोर्टर ऐसा कह रहा है तो इसका ये एजेंडा है या वो एजेंडा है। रिपोर्टर का कोई एजेंडा नहीं होता, उसका सिर्फ एजेंडा होता है स्टोरी। सबसे सबसे बड़ी भूख उसकी, सबसे बड़ा जो दिमाग रात सवेरे से उठ के कि मुझे स्टोरी लेना है, ये उसका एजेंडा होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक मुद्रा स्कीम आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और जब हाल में ये आया कि गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दे पा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ राइजिंग, लोग परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया हम ये मुद्रा स्कीम लेके आए हैं, हमने इसमें 7 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट कर दिए हैं। बहुत मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। 7 करोड़ का मतलब 70 मिलियन, और एस्टिमेट है कि इंडिया में पर ईयर 12 मिलियन लोग, नए लोग वर्कफोर्स में आ रहे हैं। दिस इज द एस्टिमेट। तो मतलब 3 साल में 36 मिलियन लोग, जब से ये सरकार आई है 36 मिलियन लोग, 3.5 करोड़ लोग आए हैं वर्कफोर्स में। और सरकार कह रही है कि हमने 3 साल में 7 करोड़ जॉब क्रिएट कर दिए हैं। मतलब जितने लोग आए हैं उसका डबल जॉब क्रिएट हो चुका है। तो हमने उसको देखा कि वो क्या था, तो मतलब ये था कि मुद्रा एक था कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस और छोटे छोटे लोन्स जो हैं उसको लेंडिंग का एक स्कीम है। लेकिन हकीकत ये है कि जो ऑन गोइंग बैंक्स जो लेंड कर रहे हैं, जो ऑन गोइंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जिसे कहते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह को लेंड करते हैं, वो जो लेंडिंग जो चल रहा है, जो चलते ही आ रहा है इतने सालों से, उसी को लेकर आपने रीब्रांड करके कह दिया है कि ये मुद्रा स्कीम है। अब उसका नाम बदल दिया आपने, पहले कुछ और होता था, नाउ इट इज मुद्रा। और टोटल लेंडिंग जो मुद्रा का रहा है, इस पूरी जो मतलब जो धारा जो बह रही है, उसका रहा है लेस देन 3%। मतलब सरकार ने सिर्फ लेस देन 3% इस लेंडिंग को सपोर्ट किया है, लेकिन उसको एक रेवोल्यूशन के नाम में उसको बता दिया है। तो ये मैंने इसका ये उदाहरण दिया कि ये ऐसी बात हो गई कि जैसे एक नदी बह रही है बहुत अच्छी तरह से, सालों से एक बढ़िया नदी बह रही है, और आपने उस पर एक साइन लगा दिया प्रधानमंत्री बहती नदी योजना, और कहा कि ये हमने वो स्कीम अब बना दिया है। तो इस किस्म से जब हम फैक्ट्स रखते हैं, किसी और ने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर की खुद इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उन्होंने एक सेंटेंस में 3 अलग अलग आंकड़े दिए कि कितना ब्लैक मनी डिमोनेटाइजेशन से आ गया है। 3 लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़। तो इन चीज़ों का जब हम करते हैं तो हाँ, आई थिंक कुछ लोग समझ रहे हैं, अब आई थिंक एक समझ आ रही है, लेकिन तब भी खूब इस किस्म के सुनने में आता है कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप कांग्रेसी हैं, बिके हुए हैं, ये है वो है। तो इस दौर से हमें सिर्फ मीडिया को ही नहीं, लेकिन आई थिंक सोसाइटी को भी थोड़ा आना पड़ेगा, और इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, भक्त वर्सेस पता नहीं जो भी कह लीजिए आप, लिबर्टार्ड, पता नहीं जो भी लिबरल हैं, प्रेस्टिट्यूट हैं, ये इस दायरे से नहीं देखना चाहिए। आपको इस दायरे से देखना चाहिए कि फैक्ट क्या है और झूठ क्या है, ट्रूथ क्या है और लाई क्या है। ये है डिवाइड, ये एक्सिस है। तो मतलब हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप ठीक है ख़त्म कर दीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, खरीद लीजिए, क्रश कर दीजिए जितना भी, लेकिन अब जैसे एक बाल्टी में आपने पानी जितना भी उसको, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो बढ़ता है वो कहीं ना कहीं क्रैक होके सच निकल के आएगा। अगर मेन स्ट्रीम पे नहीं आएगा तो लोग व्हाट्सएप पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, ट्विटर पे देखेंगे। जो पहले एक तरह से कंट्रोल में था वो कंट्रोल निकल रहा है उनके हाथ से, मेन स्ट्रीम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया अब आज़ाद हो रहा है, वहाँ पे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो एक बहुत ही कठिन वक्त भी है, बट मुझे उम्मीद भी है कि हम इसमें से भी निकल के आएंगे। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम इसमें मीडिया भी अपना रोल देखे और सोसाइटी भी अपना रोल देखे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप दोस्तों को फिर से एक सवाल मैं पूछता हूँ कि पूना में
मैंने ऐसे सुना है कि कोई सावित्रीबाई फुले नाम की बहन रहती थी, ये सच है क्या? ये कौन थी? मुझे पता नहीं वो कौन है, आप मुझे जानकारी दे पाएंगे? उन्होंने क्या काम किया? कोणाला माहित नाही का? या देवी गतके शताब्दे फुले पत्नीत्वेन समादृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाइयों बहनों, इन्होंने सवाल जो पूछा उसकी जानकारी देने वाला यहाँ कोई नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। महात्मा फुले नाम भारत के मानचित्र पर जो बहुजन समाज के लिए शिक्षा की देन जिन्होंने महाराष्ट्र में बहुत धैर्य से दी, उनकी ये सावित्रीबाई फुले धर्मपत्नी थी। और उन दिनों उन्होंने जब ये पढ़ाई सीमित वर्ग के लिए मर्यादित थी, बहुजन समाज पूरा अंधेरे में था, मुट्ठी भर लोग ही पढ़ते थे, पढ़ सकते थे, पढ़ाते थे। लेकिन जब बहुजन समाज के कुटी में दिया ज्ञान का नहीं जलता था, तब जिन्होंने क्रांतिकारी करे उस महात्मा का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। और उनके धर्मपत्नी उन्होंने महिलाओं को ये सारी शिक्षा दीक्षा दी, इसलिए उनका नाम सारे भारत वर्ष में ले जाना चाहिए। नासते विद्यतो भावा ना भावो विद्यते सता। सर, जो है उसको कभी भी गुम नहीं कर सकते, जो है वो रहेगा, और जो नहीं है उसको सच कभी नहीं कर सकते। नॉन ट्रूथ कैन नेवर बिकम ट्रूथ एंड व्हाट एग्जिस्ट कैन नेवर बी कैंसल्ड आउट, ऐसे भगवत गीता में कहा है। अब मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सावित्रीबाई फुले का स्पेशलिटी एक है, सबको मालूम है, बोलते नहीं लोग। शादी के समय वो अनपढ़ थी, उनके हस्बैंड चाहते थे कि तुम पढ़ो। रात में दिए के सामने वो पढ़ी, खुद जानकार बनी, और फिर उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा देना शुरू कर दिया। ये इम्पोर्टेंट। थैंक यू। हम पूना के सभी लोग सावित्रीबाई का नाम लेके अपनी अस्मिता, अपनी पहचान कहते हैं, तो फिर बीएचयू में जब लड़कियों को पीटा गया तो हमें गुस्सा क्यों नहीं आया? ये मेरा सवाल है। मैंने सावित्रीबाई, मैं उनको भगवान जितना ऊंचा मानता हूँ, लेकिन मुझे अधिकार उनको भगवान मानने का नहीं मिलेगा अगर बीएचयू में लड़कियों को क्यों पीटा गया? क्योंकि वो चाहती थी कि 7 बजे के बाद लाइब्रेरी में जाने की परमिशन मिले, और हॉस्टल वालों ने कहा कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकेंगी। वो वाइस चांसलर को जाके बोलना चाहती थी कि हमें ये परमिशन दे दीजिए, तो वाइस चांसलर ने कहा हम आपको मिलने के लिए। वो वाइस चांसलर कभी आए नहीं, वो चिल्लाने लगी, तो पुलिस को कैंपस में आने की परमिशन नहीं है। ब्रिटिशों के समय, अंग्रेज़ों के समय, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा, विलिंगडन कॉलेज में पढ़ता था मैं, सांगली में, वहाँ एक प्रिंसिपल होते थे जो एक राइटर थे, कन्नड़ राइटर वीके गोकाक। वो पूना में भी फर्ग्यूसन कॉलेज में थे। तो पुलिस जब अंदर आने लगी, ये 1942 की बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, वो इमरजेंसी से भी खतरनाक माहौल था। पुलिस आने लगी तो गोकाक वो दरवाजे में खड़े हुए गेट में, और उन्होंने कहा पहले मुझे अरेस्ट करो फिर मेरे बच्चों को। पुलिस को कैंपस के आने में परमिशन होती नहीं है। तो बीएचयू में पुलिस जाके लड़कियों को पीटते हैं,
तब पूना के लड़कियों को और लड़कों को जो सावित्रीबाई फुले का नाम रोज सुबह सांझ लेते हैं, उनको गुस्सा क्यों नहीं आता? ये हाँ हाँ, तो ये आप मुझे जवाब दे दीजिए, आप, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसका जवाब देने का। आप समझ रहे, कोई न्यूटन के नाम से यूनिवर्सिटी चले और वहाँ साइंस सब्जेक्ट ही वहाँ से डिसमिस कर दिया, या तो पाणिनि के नाम से कॉलेज चले और वहाँ से ग्रामर सब्जेक्ट ही निकाल दिया, तो क्या होगा? तो इस शहर में सावित्रीबाई फुले ने इस शहर का संस्कृति का सबसे अच्छा इतिहास का पन्ना लिखा है। तो ये लड़कियों को जब पीटा, तो उस दिन हमने क्रिकेट मैच कैसी देखी? हम टीवी ऑन करके सिनेमा क्यों देख रहे थे? हमने जाके पिज़्ज़ा कहीं पे क्यों खाया? उस दिन हम सो कैसे सके उस रात को? इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूँ। गुस्सा क्यों, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता है? सत्याग्रह की बात किसी ने की थी, इसलिए क्योंकि सत्याग्रह के हार्ट में गुस्सा होता है, लेकिन उस गुस्से को कंस्ट्रक्टिव रूप देना होता है, और उसके बारे में हमें सोचना है। इसलिए मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ। आज सुबह विद्यार्थी इकट्ठा आए थे पूना में, वो सर फुले स्मारक के पास हम इकट्ठा हुए, और वहाँ कुछ बच्चियाँ और बच्चे इकट्ठा मिलके उन्होंने तय किया कि कम से कम गुस्सा तो आना चाहिए, कम से कम गुस्सा आना चाहिए, कम से कम मुक्त होना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो आप इसका थोड़ा एनालिसिस मुझे बताइए। आपको तो गुस्सा आया ही होगा इंडिविजुअली, लेकिन अन्य लोगों को क्यों, दूसरों को गुस्सा क्यों नहीं आया? इसका जवाब कोई जवान लड़की दे तो बहुत अच्छा है, या लड़का दे तो अच्छा है। अगर आपको लगे कि मुझे पता नहीं है तो कहना मुझे पता नहीं। मैं भी जब तक कोई खुद पे नहीं आता है तब तक ज़्यादा सोचते ही नहीं है। तो पूना में अगर मारपीट होगी तो गुस्सा आएगा, क्या खुद को लाठी आएगी तभी गुस्सा आएगा? अगर आप प्रशिक्षण की बात कर रहे थे, अगर एसपी कॉलेज में ऐसा होता है तो प्रशिक्षण वालों को गुस्सा आएगा, लेकिन जेएनयू में होता है, एचयू में होता है तो नहीं आता है। अच्छा, तो फिर आप, हाँ सर, लोग अपने डेली रूटीन में रोजी रोटी कमाने में और इसके लिए महंगाई में इतने उलझे हुए हैं, लोग अपने डेली एक्टिविटीज़ और रोजी रोटी कमाने के पीछे और महंगाई के पीछे इतने तरस गई है कि इस तरफ देखने के लिए किसी को टाइम नहीं। कुछ बात सुनी, एक दिन बाद हाँ देखा, पेपर में देखा, छुट्टी हो गई। दैट इज़ द indifferent attitude is developed in India. गणेश रेड्डी, गुस्सा आता है जब आपने पहली बार इस मंच पे कहा कि मुझे सावित्रीबाई फुले का नाम जानता नहीं है। इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया था कि बोला, अरे यार ये सावित्रीबाई फुले का नाम नहीं जानता, चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए। ये गुस्सा होता है, लेकिन हमारा गुस्सा सही है। मैंने बाद में सोचा, क्या सच में आपको जो जानते हैं वो पहचानते हैं, ये हमारे दिल में क्या है ये जानना चाहते हैं। बाद में मुझे कूल हुआ और भाई हाँ ठीक है, इस तरह से आप सावित्रीबाई फुले हमारे दिल में से हैं, वो जानना चाहते हैं, ये आपका है। लेकिन हमें जो अभी सोशल मीडिया बहुत है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अलग अलग न्यूज़ आती हैं, और कोई उसका करेक्टनेस जब तक हमें मालूम नहीं होता कि बाबा ये आदमी सही है, इस तरह से जिस तरह डॉक्टर कुमार सप्तर्षि हाँ जो कहते हैं एकदम सही कहते हैं, क्योंकि उनसे पीछे जो है इतिहास हम जानते हैं, 2004 से कंटिन्यूस होते हैं। तो उन्होंने जो बात कही ना, तो उन टोटली भरोसा करते हैं। तो जो विद्यापीठ की बात है, तो हमें जब दिखाया
तो उसके पीछे का रीज़न नहीं मालूम था। अगर हम युवा सड़कों पे गुस्सा होके चले, लेकिन कोई आदमी आता है और बोलता है अरे ये कैसे, जब तक हमें टोटली उस बात की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती और उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता, तब तक हमें कोई गुस्सा कैसे आ सकता है। और टोटली इंफॉर्मेशन होगी तो गुस्सा आता है। थैंक्स, सॉरी। Sir, we have a number of reasons. If the girls was attacked, then I am a boy, why should I condemn? I am not in a BHU, why should I condemn? Like we have thousands of reasons. That's why we haven't condemned on that. हेलो सर, ये जो इंसिडेंट हुआ था कि एक्चुअली प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था सेक्सुअल हैरेसमेंट से, और ऊपर से फिर लड़कियों को जो मीन्स जो सुविधा दी जा रही थी वो बॉयज़ से कम थी। सिमिलर इंसिडेंट मेरे कैंपस में हुआ था। मतलब मैं लोनावाला कैंपस था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था मैं, तो उधर भी यही था कि मतलब एक लड़कियों का थोड़ा हैरेसमेंट हुआ था, तो उससे वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। फिर लड़कियाँ डिमांड कर रही थी कि जैसे हम लोग को अलाउड था कैंपस में कि हम लोग रात भर घूम सकते थे कैंपस में या बाहर भी जा सकते थे, वो लड़कियों को अलाउड नहीं था, या लाइब्रेरी जाना वो सब अलाउड नहीं था। मतलब सभी कैंपस में वही होता है, जो BHU में होता है ऐसा कुछ नहीं है, सभी कैंपस में वही होता है। तो उसके बाद वही प्रोटेस्ट हो रहा था। तो थिंग इज़ डैट हमने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, तो तभी उसी टाइम पे भी हम लोग ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, या कोई भी मतलब सीरियसली देख ही नहीं रहा था। मतलब कम से कम 100 से 200 लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर रही थी और बाजू में सब बच्चे खड़े रह के, मतलब लड़के खड़े रह के हंस रहे थे। सेम थिंग इज़, क्योंकि पता ही नहीं था कि किसी को ये सब बुरा हो रहा है, क्योंकि सब लोग एक ही रीज़न दे रहे थे कि ये लड़की है और इनके सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। तो हमने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, इसका रीज़न यही है कि हम लोग को पता ही नहीं है कि वो गलत है। क्योंकि जो मैंने पता कब चलेगा, जब मुझे कोई बताएगा कि लड़कियों के भी उतने अधिकार है। क्योंकि मैं जब टेक्निकल बैकग्राउंड में था, मतलब पढ़ रहा था इंजीनियरिंग तक, तो मेरे सिलेबस में कभी ये आया ही नहीं कि लड़कियों के उतने अधिकार है। क्योंकि मेरी मम्मी जब मेरे बहन को डांटती थी कि तू लड़कियों की तरह मत हंस, तो मुझे पता ही नहीं था, मैं भी वही बोलता था बाद में कि तू मत हंस मेरी तरह। तो यही प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या रॉन्ग और क्या राइट है, तो प्रोटेस्ट कैसे होगा। ऐसा है कि अपनी इतनी पुरानी सोसाइटी है और उसमें स्त्री का जो स्थान है वही एक मान्यता है। जब तक ये मान्यता बदलने की प्रोसेस होगी तब ना वो सेंसिटिविटी आएगी, वो एक चीज़ है। दूसरा, मैं तो पूरी ज़िंदगी प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, 55 टाइम्स तो अरेस्ट हुआ होगा। तो एक देखता हूँ कि लोगों के मन में अपने अपने लिए होता है, लेकिन इस सोसाइटी को हमेशा पावरलेस रखा गया है कॉमन आदमी को। बॉडी पॉलिटी वॉज फ्रैक्चर। 650 राजा बादशाह थे, बाकी क्या था, प्रजा को कोई राइट नहीं था। तो हाउ टू यूज़ फ्रीडम ये भी पता नहीं है, ऑपरेट कैसे करना। फ्रीडम मिला है, वो पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है, सोशल कहाँ मिला है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए एक उसका उपाय है, एक कुछ न कुछ पैरेलल पावर सेंटर होना चाहिए, तब लोग करते हैं। अभी हम हर हफ्ते एक सत्याग्रह करते, पुनर्वसन के लोगों के हक छीने हैं, उनको घर नहीं दिया। तो आस्ते आस्ते वो होता है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं और 16 बरस क्यों नहीं किया उन्होंने, वो बिल्डर के सामने करते। तो उनके पीछे पैरेलल पावर सेंटर नहीं था। हमने इसके लिए प्रयोग किया था 1974 में। हमने जाके एक देहात में पहले पावर सेंटर बनाया और लोगों को लगा जब कि उनसे ये पावर सेंटर अच्छा है, तो लोगों ने हमारा पावर सेंटर एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा उनके फ्रीडम के लिए वो सेंसिटिव हो गए, लेकिन इनसे ये पावर सेंटर अच्छा है ऐसा लगा। सो दिस इज अ प्रोसेस, बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ टू ऑपरेट फ्रीडम इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। अपना सोशल कॉन्टेक्स्ट या फैमिली कॉन्टेक्स्ट, इसमें फ्रीडम है ही नहीं। तो
वो आदी हो जाता है कि ऐसा होता है, वास्तव को कबूल करता है। एक बहुत छोटा सवाल मैं आपको पूछता हूँ, फिर श्रीनिवास जी को मैं देता हूँ कमेंट के लिए। जब आज़ादी मिली तो देश में शायद 40 यूनिवर्सिटीज़ थी, फिर धीरे धीरे यूजीसी की रचना हुई, अभी 900 यूनिवर्सिटीज़ है। ये 900 यूनिवर्सिटीज़ और 55,000 इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, हायर टेक्निकल एजुकेशन, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में। अब ये बात सच है कि हमारा पॉपुलेशन 130 करोड़ है, 65 करोड़ बिलो 30, यानी बहुत सारे 10-12 करोड़ को एक्चुअली एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में ट्रेनिंग मिलना चाहिए। सबको हम दे नहीं सकते, बल्कि 7-8% ही ग्रेजुएशन तक जाते हैं। जैसे उसमें तो शेड्यूल ट्राइब तो बहुत ही कम, और नोमैडिक ट्राइब्स तो बिल्कुल ज़ीरो पे होते। तो भी ये संख्या बहुत बड़ी है। इसका व्यवस्थापन करने के लिए कम से कम हमारा जब मकान होता है खुद का, तो लगता है ना उस मकान में पानी देने वाला, इलेक्ट्रिसिटी देने वाला कोई कारपोरेटर हो, कारपोरेशन हो। तो इतने बड़े एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ने वाले करोड़ों स्टूडेंट्स को ऐसा क्यों नहीं लगा कि हमारा एजुकेशन, देश का मिनिस्टर जो है, देश का एजुकेशन मिनिस्टर, वो 12th पास है, स्टेट का है 12th पास। देश का एजुकेशन मिनिस्टर है फर्स्ट ईयर डिग्री वाला या वाली। तो ये गलत है, इसे क्यों नहीं लगा हमें? उसका गुस्सा क्यों नहीं आया हमें? व्हाट इज दी सामूहिक में इंडिविजुअल है, तो इसके लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि इस डिस्पेंसेशन में अभी के बुद्धि पे प्रहार है, थिंकिंग पे प्रहार है। सबको फ्रैगमेंट करो, डिवाइड करो, और कोई सोचे नहीं। इस तरह का एक समाज की कल्पना, और ऐसे समय में माध्यम जो है, माध्यम लोगों के पास विचार पहुंचाता है, वहाँ भी माध्यमों को जकड़ के रखना, यानी किसी भी ढंग से विचार नहीं पहुंचना चाहिए आपके तक, और आप डिसयूनाइट, फ्रैगमेंटेड रहो। ये इसके लिए सत्याग्रह, यूनिटी सत्याग्रह करना चाहिए, और थॉट सत्याग्रह, सोच का हक है हमारा, उसके लिए सत्याग्रह करना चाहिए हमें सबको मिलके। लेकिन उस तरह से एब्स्ट्रैक्शन के लिए कभी गांधी ने हमें सौंदर्य चाहिए नाम से सत्याग्रह नहीं किया था, उन्होंने नमक के नाम से किया था। तो जहाँ हमें कोई क्रूरता दिखती है, जैसे BHU में हुआ, ऐसे हैदराबाद में हुआ, ऐसे JNU में, उदयपुर यूनिवर्सिटी में एक औरत ने, प्रोफेसर ने किसी को लेक्चर का इनविटेशन दिया, लेक्चर हुआ नहीं, केवल इनविटेशन दिया, उसके लिए उसको सस्पेंड कर दिया। और झारखंड यूनिवर्सिटी में तो उससे आगे जाके जिसको सस्पेंड किया उस लेडी को कैंपस में अरेस्ट करके, हाउस अरेस्ट होता था ना, ऐसे उसको रजिस्ट्रार ने ऑर्डर निकाली, यू शैल नॉट लीव द कैंपस विदाउट आवर प्रायर परमिशन। तो वो बेचारी, जॉब भी उसका चला गया और वो कैंपस में अरेस्टेड रही बहुत दिन तक। बाद में वो ऑर्डर रिसिंड की गई, दैट्स अनदर थिंग। आई थिंक दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट ए सिंपल क्वेश्चन। जो हम क्या सोचते हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल है, और उसके लिए मीडिया को अगर हमें ताकत देनी हो, ये अकेले कितने दिन लड़ेंगे आप बताएं? वो अकेला वहाँ बैठ के ट्रूथ वर्सेस हाइप रोज शाम को, उनको रोज शाम को 10 बार थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं। अगर हम देश के युवा लोग उनका सपोर्ट ना करें तो कब तक लड़ेंगे? मुझे एक चीज़, अरविंद घोष थे ना, उनके ऊपर बॉम्ब की केस, बल्कि उन्होंने बॉम्ब नहीं बनाए थे, अलीपुर जेल में रखा था, और वो गरीब थे, वो अपनी सैलरी सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, खुद के लिए रखते नहीं थे, धोती पहनते थे, कैम्ब्रिज एजुकेटेड यंग मैन।
बहुत फर्स्ट क्लास लैटिन बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, इटालियन बोलते थे, लेकिन बहुत उनके लिए देश और उनके लिए जो लॉयर आए थे उनकी फी उस समय 1 लाख रुपया होती थी। पीपल इन द कंट्री कलेक्टेड 1 रुपी, 1 आना, 1 पैसा। बनारस के भिखारियों ने भीख मांग के अरविंद घोष के केस के लिए पैसे, अरविंद का उम्र उस समय 35 था और जिन्होंने ये पैसे इकट्ठा किए वो 18, 19, 20 साल के होते थे और वो अंग्रेज़ों का ज़माना था। मैं बहुत एक अलग दूर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, उस समय बच्चों को गुस्सा आता था कि यहाँ इनजस्टिस हो रहा है। अरविंद को किस लिए पकड़ा था पता है? वो बॉम्ब केस लगाया उसके ऊपर, उनके सर माफ़ करना, मैंने श्री अरबिंदो पे पीएचडी के उनको बहुत मानता हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ बात करते समय वो अपने घर का ही दोस्त है, इस तरह से कर रहा हूँ, उसमें कोई डिसरिस्पेक्ट की भावना नहीं है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग हिम क्लोज टू अस, दैट्स वाई, दैट इज उन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था वंदे मातरम नाम से, और उसमें उन्होंने एडिटोरियल लिखा था और उस एडिटोरियल में एनालिसिस दिया था कि जिस दिन इस देश के युवा लोग इकट्ठा होकर उस दिन अंग्रेजों का राज चला जाएगा, उसके लिए उनको जेल में डाला था। द यंग पर्सन्स गॉट एंग्री कि ये हमारे ताकत की बात कर रहा है और इसको जेल में डाला है, और आज के जो यंग पर्सन्स है ये हमारे ताकत की बात कर रहा है, इसको जेल में डालेंगे तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। यू गेट माई पॉइंट? अंग्रेजों के जमाने में सावित्रीबाई फुले को गुस्सा आता था कि बच्चा अनपढ़ क्यों है, और हमारे जमाने में नहीं गुस्सा आ रहा है कि बच्चों को पीटा क्यों जा रहा है। हमारे जमाने में हमें यह गुस्सा नहीं आ रहा है कि इसका अभिव्यक्ति का अधिकार छीन क्यों ले रहे। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ अस एंड दैट मस्ट बी करेक्टेड। गांधी के पास से सबसे सीखने जैसी बात क्या है? वो जब समझते थे कि मेरे में कुछ गलत है तो वो सुधारने की हिम्मत रखते थे। वो हिम्मत हमारे में नहीं है, तब तक गांधी का नाम लेने का कोई हमें अधिकार नहीं पहुंचता। तो हमारे में ये गलत है कि हम इसकी लड़ाई वो अकेला लड़ेगा ऐसे मानते हैं। वो क्यों लड़ेगा? ही इज एजुकेटेड इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में जाके प्रोफेसर बन के या तो बीबीसी में जाके बहुत अच्छा पाउंड्स में सैलरी कमा सकते हैं। दी लड़त फॉर आज़ादी, द लड़त फॉर अभिव्यक्ति cannot be fought alone by him or you or me. We must all join hands. What do you think on the question of solidarity? और फिर मैं I would like to seek the view of the house. Solidarity का जरूरत है या नहीं, क्या मानते हैं आप? नहीं, I'll also keep it brief because I think getting time for me to leave. I have unfortunately a flight to catch. नहीं, I of course I agree with गणेश जी कि उन्होंने एक्चुअली शुरू में भी मुझे यही सवाल पूछा था जिसका मैंने ठीक से जवाब नहीं दे पाया कि जो मैं करता हूँ या जो हमारे जैसे जो लोग हैं प्रेस में जो ये करते हैं वो इतने प्रेशर के बावजूद कैसे कर पा रहे हैं। तो उसका एक्चुअली आंसर बहुत सिंपल है। मतलब एक जर्नलिस्ट को सच बोलने के लिए, जो जर्नलिस्ट का जॉब है उसमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो उसका प्रोफेशन का बेसिक फ्रेम ही वही है। उसको बेसिकली चाहिए अपने बॉस का सपोर्ट और पब्लिक का सपोर्ट। तो मेरा एक गुड फॉर्चून है कि मैं ऐसे संस्था में काम कर रहा हूँ जहाँ एटलीस्ट अभी तक वो कोई ऊपर से दबाव नहीं आता कि आपको कोई प्रेशर है या आपको कुछ कहना है, आप जो भी फ्रीली आप कह सकते हैं वो कहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पब्लिक का जो पहले इस किस्म का सपोर्ट था वो घटते जा रहा है। तो हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं पब्लिक से कि वो अगर उनको ये इस किस्म की जर्नलिज्म सही लगे और लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्चुअली करेक्ट है, ये अनबायस्ड है, इसमें कोई एजेंडा नहीं है, तो इसको सपोर्ट करिए। और जो जर्नलिज्म आपको ठीक नहीं लग रहा है, जो मीडिया आपको लग रहा है कि बिका हुआ है या
सरकारी एक तरह से माइक्रोफोन बन गया है, या एक तरह से सिर्फ एक ही साइड दिखा रहा है, आप उनसे हट जाइए। तो अगर ये शिफ्ट आएगा तो मेरे जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये मेरा जिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला इस किस्म का जर्नलिज्म कर रहा हूँ। कई ऐसे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो अभी भी जो भी प्रेशर वैशर जो भी छोड़ के इस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बट दे नीड योर सपोर्ट। दे नीड टू फील दैट people are with them and they're not with another type of journalism. This, I think, will make a very big difference. And अगर आपको कोई अच्छा factual information मिलता है जो आप उसको ट्रस्ट करते हैं, वो पूरा आपको सोर्स भी बता रहा है कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आया है, तो आप जैसे अपने सोशल मीडिया पे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हैं, ट्विटर पे हैं, और वहाँ आप रोज़ 10 झूठ आप सुनते होंगे, ये है वो है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसको काउंटर कर सकते हैं। तो इससे जो लोग वो फैक्ट्स आपके सामने ला रहे हैं उनका हौसला बढ़ता है। नहीं तो हम वो फैक्ट रखेंगे, 100 लोग हमें गालियां देंगे, ठीक है, वो हम मानते हैं, वो हमारा जॉब का ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। लेकिन 100 अगर गालियां भी मिल रही हैं, अगर 50 लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं या जो गाली देने वाले हैं उनसे भिड़ रहे हैं, तो हमें फिर और कॉन्फिडेंस मिलता है। हमें लगता है कि भाई हम अकेले कोई इस मतलब दौर पे नहीं निकले। सो आई थिंक वंस पीपल गेट इन्वॉल्व in becoming stakeholders of freedom of expression, freedom of press, that is the best way to ensure its sanctity, because press alone can't do it. As he said, it has to be done together, and I hope that happens. But anyway, thank you very much for giving me the chance to come and speak to you. I really appreciate it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. आपल्या सगळ्यांच्या वतीने श्रीनिवास जैन इथे आले आणि आपल्या सगळ्यांशी त्यांनी फार चांगली चर्चा केली। आपल्या NDTVचे जैन इथे आले आणि सगळ्याशी चर्चा केली। महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीतर्फे त्यांचं स्वागत आपण केलेलंच आहे। एक मानाचं प्रतीक म्हणून एक स्मृतिचिन्ह मी डॉक्टर सप्तर्षी यांना विनंती करतो की त्यांना आपण द्यावं। हे वेगवेगळ्या ठिकाणी लोक आपापल्या परीने लढत असतात आणि ते एकमेकांचे रिलेटिव्ह असतात। थैंक यू सर। आपका कार्ड दीजिए। कार्ड, हाँ, कार्ड एक्चुअली मैं नहीं है, लेकिन I will give मेरे you. सारे वो हैं। आपको जाना है? हाँ, संदेश मग सुरेखाला पण विचारा कुठपर्यंत। चलो, थैंक यू। It was lovely, absolutely. I hope your mother is. Yes, she'll be fine and we'll be in touch. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो, मैं बाद में फोन करूँगा। हां, आता मग 2 मुद्दे आपण बघितले। सॉलिडॅरिटी असायची जरूर काय, राग येणं म्हणजे वैयक्तिक राग नाही, सामूहिक ज्याच्यातून काहीतरी कन्स्ट्रक्टिव्ह काम निर्माण करता येईल त्या दृष्टीने काय करायला पाहिजे याच्यावर लेट अस हॅव ओपन हाऊस ऑन दिस फॉर अबाउट 15 मिनिट्स। आणि पाहिजे तर तुम्ही हिथून बोलला तर जास्त चांगलं। ठीक आहे सगळ्यांना हां, आणि सॉलिडॅरिटी पाहिजेच आहे कुठल्याही कामामध्ये, आणि आज आपण काय यशस्वी होत नाही। पुण्यामध्ये पुणे हे अनेक विचारांचं आहे, आपण पाहिलं आता गांधी विचारांचं आहे आणि गांधी विचारांना संपू पाहणाऱ्यांचंही आहे। आज आमची अडचण अशी दिसते, आता फॉर्मल जी मीडिया आहे TV ची वगैरे ती आता तुमच्याबरोबर येणार नाही आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। पण सुदैवानं तांत्रिक ज्ञान वाढल्यामुळं आणि पद्धती वाढल्यामुळं फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप अशा गोष्टीमुळं आज सामान्य माणसाला ज्ञान मिळण्याचं साधन झालं आहे। पण ते ज्ञानच मिळेल असं नाही, न ज्ञान अज्ञानही मिळण्याचं साधन झालेलं आहे। तर आता हे कसं करायचं? ज्यावेळेला सकाळी मी उठल्यानंतर पहिलं माझ्याकडे एखादं ट्विट येतं त्यावेळेला हे खरं आहे का खोटं हे कसं ओळखायचं? मला वाटतं की मग काय करतो मी, पाहतो की डॉक्टरांचं काय मत आलं आहे का याच्यावर, देवी सरांचं काय मत आलं आहे का याच्यावर। हे जर आलं नाही तर मला कळत नाही की ज्या माणसाने पाठवलं हे खरं आहे का खोटं आहे, आणि
आत्ता तुम्हाला कल्पना असेल की रेग्युलर पेड 10,000 लोक काम करतायत असं आम्ही ऐकतोय. पेड ट्रोल्स की जे पगार घेऊन ठराविक एका विचारधारेला पुढे न्यायचं, खोट्या गोष्टी दररोज तयार करायच्या आणि पसरवायच्या, हे काम करतात. आता ह्यांना त्या वेळेला लगेच उत्तरं आपल्याकडून जात नाहीत. आता मी इथं जवळजवळ 20-25 मोठ्या ग्रुपवर आहे आणि काही माझे मित्र ओळखतात की बरंचसं कटुपणा घेऊन मी लगेच त्या ठिकाणी थोडी एक पॅरेग्राफचं तरी लगेच लिहितो. पण काय होतं, तेवढ्यानं भागत नाही. तर अशी एखादी पॅरलल फौज आपल्याला सगळ्यांना उभी करावी लागेल. ज्याला जे जमतंय थोडंसं त्यांना लगेच ते तथ्य लिहायचं आणि ते खोडून काढायचं. बऱ्याच वेळा काय होतंय की आमच्यातली बरीचशी मित्रमंडळी वरनं एखादं आलेलं आहे ट्विट किंवा एखादा मेसेज आला आहे, ते खरं काय आहे कळायच्या आतच तो अट्रॅक्ट होतो त्या मेसेजकडं आणि तो पुढं पाठवत जातो. त्याला माहीत नाही की त्या मेसेजमध्ये एक विष असं पेरलेलं आहे, विष बीज आहे, तेही त्याला कळत नाही. इतकं सिस्टमॅटिक काही मेसेजेस येत आहेत. तर तुम्ही आम्ही विशेषतः डॉक्टरांसारखी मंडळी वगैरे यांनी मिळून असं काहीतरी रेग्युलरली सुरू केलं पाहिजे की हे कसे ट्रोल्सला कशी उत्तरं द्यायची, कशा टिप्पण्या लिहायच्या, त्या लगेच कशा गेल्या पाहिजेत. कारण ही फार मोठी ताकद आपल्याकडे आज आहे. ही आहे ती आपल्यामुळं नाही, ती देखील एका उद्योगाची गरज आहे म्हणून ते करतायत. जोपर्यंत अजून आपल्याकडं चीनचं बंधन येणार नाही तोपर्यंत याचा आपण जर फायदा करून घेऊ शकलो तर मला वाटतं खूप काही आपण करू शकू. एक प्रतिस्पर्धी असं आपल्याकडे एक फौज तयार होईल लोकांना सत्य सांगायचं. या दृष्टीनं आपण ऑर्गनाईज काय करू शकू का याचा आपण सिनियर लोकांनी विचार करावा असं वाटतंय. धन्यवाद. तुम्ही उत्तर देण्यानंतर मी 5-10 मिनटं घेतो. यांना ह्याच फ्लाईटने जायचं आहे तर ते म्हणतात मी प्रार्थना म्हणून जातो. ते येतातच गांधीच्याला प्रार्थना. हे सांग नाही याला सांग पण तिथे 5 वाजता होणार आहे, त्यावेळी इथं म्हणून जात आहे. तुमची 5:15ला निघणार होता. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सप्ताहाचं एक वैशिष्ट्य असतं की या सप्ताहाचं उद्घाटन हे सर्व धर्म प्रार्थनेने होत असतं. आणि सर्व धर्म प्रार्थना याच्यामध्ये सगळ्या धर्मांच्या धर्मगुरूंना आपण बोलवतो. आणि आपलं हे एक महत्त्वाचा प्लस पॉईंट म्हणता येईल की आपल्या पुण्यामध्ये आणि आपल्या महाराष्ट्रात सर्व धर्माचे लोक राहतात. आणि खास करून जगभरामध्ये ज्या मंडळींना त्रास होतो अशा धर्माचे अल्पसंख्याक मंडळीसुद्धा इथे राहतात. ज्यू धर्मीय अभिमानाने सांगतात की आम्ही भारतामध्ये राहतो आणि आम्हाला सुरक्षित वाटतं. तर अशा धर्मगुरूंच्या प्रार्थनेने आपण हे सप्ताहाचं उद्घाटन करत असतो. आणि दरवर्षी पंडित वसंत गाडगीळ हिंदू धर्माची प्रार्थना या सप्ताहाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात सादर करतात. उद्या त्यांना दिल्लीमध्ये गांधी जयंतीच्याच कार्यक्रमामध्ये प्रार्थना सादर करायची असल्यामुळे त्यांची फ्लाईट आहे 6 वाजता. त्यामुळे आपण इथेच ही प्रार्थना आयोजित करत आहोत. आणि त्यानंतर मग आपण सर्वांनी मोठ्या हॉलमध्ये जायचं आहे कारण उद्घाटन कार्यक्रमाला आता एक 15 मिनटं फक्त शिल्लक राहिलेली आहे. आणि मग आपण तिथे उद्घाटन कार्यक्रमाची सुरुवात तिथे करणार. मी पंडितजींना विनंती करतो की त्यांनी प्रार्थना सादर करावी. आणि बाकी धर्माच्या प्रार्थना मोठ्या हॉलमध्ये होणार आहेत. सर्वांची क्षमा मागतो की मान्य केल्याप्रमाणे 5च्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता येत नाही. पण हा कार्यक्रम चुकवू नये म्हणून मी लवकर आलो आहे आणि डॉक्टरांची क्षमा मागून आणि त्यांच्या अनुमतीने मी अगदी छोटी एक 2-2.5 मिनटात संपेल. 1960 साली शारदा माझी पत्रिका पुढच्या वर्षी 60 वर्षाची होती आहे. त्याचा जो हा स्वातंत्र्यदिन विशेष अंक काढला होता त्याच्यामध्ये माझी एक रचना गांधी प्रार्थनेची ती मला हातात मिळाली. तेव्हा 1960 नंतर वर्ष किती झाली ती बघा. आणि ती 57व्या वर्षी मला गांधी भवनमध्ये सादर करता येते. मी आपल्याला अर्धे वेळ सांगेन, आपण म्हणाल आणि ती प्रार्थना सामूहिक होईल. सर्वांनी हात जोडा आणि मी सांगतो ते मागोमाग स्वच्छ शब्दात म्हणा. माझ्या संस्कृतला आयुष्य समर्पण केलं त्याची 60 वर्ष पूर्ण झाली म्हणून मोदी येऊन गेले. त्या संस्कृत व्रताची जिथं जाईन तिथं संस्कृतच बोलीन या प्रतिज्ञेची 60 वर्ष झाली. पत्रिकेची पुढच्या वर्षी 60 वर्ष होतील. आणि ही 57 वर्षापूर्वी गांधीजी गेले तेव्हा मी शाळेत होतो वेंगुर्ल्याला. 24 तास आम्ही सर्वांनी उपवास केला होता त्यावेळेला.
आणि महात्मा गांधींना ज्यांनी पुण्यात पहिल्यांदा आणलं त्यांचं नाव मी यांना अनेक वेळा सांगितलं आणि ती त्रुटी भरून आम्ही काढणार आहोत. ते देशभक्त हरिभाऊ फाटक ज्यांनी पहिल्यांदा महात्माजींना पुण्यात आणलं त्याची नोंद आमच्या इथंही नाही आणि काँग्रेस हाऊसमध्ये नाही. मी अनेक ठिकाणी ती बोलून दाखवली आहे. पण त्या गांधीबद्दलच्या माझ्या भावना आहेत त्या छात्रदशेत मी जे निर्माण केलं आहे ते आपल्याला म्हणून दाखवतो आहे. आपण माझ्यावर म्हणा. पवित्रे भारते क्षेत्रे भारतीयाय जन्मना कर्मणा विश्ववंद्याय नमो गांधी महात्मने स्वराज्यं जन्मसिद्धं मे ख्यातं बालसुभाषितं येन प्रत्यक्षतान्नीतं नमस्तस्मै महात्मने प्रशांत शांतिमंत्रेण सत्याहिंसास्त्रधारिणे साम्राज्यवादिनां हर्त्रे नमो गांधी महात्मने चित्ते वाची क्रियायांच जनसेवैकरूपिणे विश्वशांतिप्रदीपाय नमो गांधी महात्मने धिक्कृतस्वार्थमोहाय संन्यासव्रतधारिणे संत मोहनदासाय नमो गांधी महात्मने स्थितप्रज्ञस्य का भाषा का निष्ठा वैष्णवे जने साक्षात्करणमत्रैव नमो गांधी महात्मने राम श्रीराम हे राम राम नाम जपन जपन राम तत्व विलीनाय नमो गांधी महात्मने धर्मग्लानि विनाशाय सर्वोदय प्रकाशने दीपस्तंभस्वरूपाय नमो गांधी महात्मने नमो गांधी महात्मने नमो गांधी महात्मने. आपली सर्वांची क्षमा मागून मी माझी प्रार्थना चुकवली नाही. या पुढच्या वेळेला मात्र मी असं काही घेणार नाही कारण उद्या मला गांधी समाधीवर ही प्रार्थना म्हणायची आहे आणि राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये भाग घ्यायचा आहे का त्याकरता आत्ताच्या विमानाने जायचं असल्यामुळे मी आपली क्षमा मागून निरोप घेतो. तुम्हाला शुभेच्छा. उद्याच्या कार्यक्रमात शुभेच्छा. सुट्टी घ्यायची का काही बोलायचं नाही. मी काही प्रश्न तुमच्या पुढे ठेवले त्याचा विचार करा आणि जर वाटलं की काही उत्तरं सुचत आहेत तर जरूर कळवा. तुम्ही सरांना सांगा, भानुराजन सरांना सांगा, संदेश भंडारे त्यांना सांगा किंवा माझा नंबर देतो मला फोन करून सांगा. आणि आज सकाळी पुण्यामध्ये काही तरुण मुली एकत्र आली होती. फुलेवाड्याच्या तिथे त्यांनी एक शपथ घेतली की महाराष्ट्रातल्या तरुणांच्या मध्ये कृतिशीलता आणि विचारशीलता निर्माण करण्यासाठी ती झटली. अशी वेगवेगळ्या गावांच्यातले एकत्र यायला लागले. महाराष्ट्रातून जर या सगळ्या
प्रकाराला प्रतिरोध येऊ शकला तर येऊ शकेल. तो राजस्थानमधनं नाही येणार, गुजरातमधनं शक्यच नाही, आत्ता मध्य प्रदेशातनं नाही येणार. तो आला तर महाराष्ट्र, आसाम, बंगाल किंवा केरळ 4 राज्यातून येऊ शकतो. तर महाराष्ट्र शिक्षणात नेहमी पुढं होतं, प्रगतिशील विचारकांचं राज्य होतं. तर आता परत एकदा तसं जर बनवायचं असेल तर आपल्याला प्रयत्न करायला लागेल. गांधी इंग्रजांच्या काळात प्रयत्न करू शकले ते आपण आपले स्वतःचं राज्य असताना करू शकत नसलो. तर गांधींचं नाव आपण घेऊ शकत. डॉक्टर श्री मी जयंत शिंदे, युक्रांचा कॉलेज जीवनातला कार्यकर्ता. डॉक्टर साहेबांनी जी भावना व्यक्त केली त्याला अनुमोदन देण्यासाठी आणि डॉक्टर गणेश देवी यांना विश्वास देण्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचा प्रातिनिधिक एक व्यक्ती म्हणून मी आपल्याशी विचार बोलून दाखवतो की सावित्रीबाईंच्या बद्दलचं बोलणं झालं, श्रीनिवास जैनांना पाठीशी त्यांच्या उभं राहण्याच्या अनुषंगाने बोलणं झालं आणि एकूणच सगळ्याचा जर लसावी काढला तर आपल्याला राग का येत नाही इथपर्यंत आपण येऊन थांबलो. मला डॉक्टर गणेश देवींना कुमार सप्तर्षी डॉक्टरांच्या चॅनलच्या माध्यमातून एक विश्वास द्यायचा आहे की राग चॅनलाइज होण्याची गरज असते, राग ऑर्गनाइज होण्याची गरज असते आणि राग व्यक्त करता यावा म्हणून 12 वर्षाच्या माझ्या मुलीला मी घेऊन आलोय की आपण राग चॅनलाइज कसा करू आणि ऑर्गनाइज कसा करू. माझ्या भावनांना जर प्रातिनिधिक स्वरूप द्यायचं असेल, सर्वांच्या भावनांना प्रातिनिधिक स्वरूप द्यायचं असेल तर मी डॉक्टरांच्या विचारधारेच्या बद्दलची आणि गांधी विचार मंचाच्या पृष्ठभूमीवरती मी विष्णू नागरांच्या कवितेच्या 4 ओळी व्यक्त करून या खुल्या संवादाला आयुष्य लाभावं अशा प्रकारच्या भावना व्यक्त करणार आहे. विष्णू नागर असं म्हणतात, मौसम बदलता है तो फर्क पड़ता है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं तो फर्क पड़ता है, यहाँ तक ये सोचने से भी फर्क पड़ता है कि क्या फर्क पड़ता है. इसलिए फर्क लाने वालों के साथ हम लोग खड़े होते और कहने लगते, जी हाँ मौसम बदलता है तो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है. फक्त एक वाक्य मी बोलतो, पुढच्या वर्षी जेव्हा पेन इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स पुण्यात होईल त्या आपल्याला 1 वर्ष महाराष्ट्रातल्या खेड्यापाड्यातून, प्रत्येक गावातून, प्रत्येक जिल्ह्यातून, प्रत्येक तालुक्यातून एका वर्षात युवक तयार करून त्यांना त्यावेळेस ह्या कॅम्पसवर फार मोठ्या संख्येने आणून त्यांची काय कृतिशीलता असेल त्याचा एक रोडमॅप वगैरे बनवण्याचं काम करण्यासाठी मी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने आग्रह करून डॉक्टर साहेबांना सांगतो की त्यांनी इतर अनेक कामं आयुष्यात केली आहेत, अनेक वेळा जेलमध्ये जाऊन आलेले, महाराष्ट्राचं ते फार महत्त्वाचं व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी 1 वर्ष ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना परत एकदा आसरा देऊन, सहारा देऊन एकत्र येऊन त्यांना मार्गदर्शन करायची जबाबदारी घ्यावी. आता आमचे परम मित्र गणेश देवी आणि जे आता परम देशभर प्रयत्न करतायत की असहमतीचा अधिकार शिल्लक राहायला पाहिजे, सहिष्णुता शिल्लक राहिली पाहिजे. तर तसे आहोतच बरोबर, ते कशा पद्धतीनं करायचं वगैरे मागून बोलता येईल, तर म्हणून त्यांना मी शब्द देतो. पण मला एक उमगलेलं तत्व या ठिकाणी नमूद करतो की लोह्यांचं वाक्य आहे की 2 डोळे आहेत आपल्याला, तर एका डोळ्यामध्ये करुणा पाहिजे. करुणा म्हणजे दुसऱ्याचं दुःख समजण्याची शक्ती. आणि करुणा जर नसेल आणि नुसतेच दोन्ही डोळ्यामध्ये राग असला तर तो वांज होऊ शकतो.
तर एका डोळ्यामध्ये करुणा पाहिजे दुसऱ्यांच्या दुःखाविषयी. स्वतःचा राग असताच कामा नये. दुसऱ्याच्याच दुःखाबद्दल पीडेबद्दल राग आला पाहिजे आणि तो दुसऱ्या डोळ्यातून अंगारसारखा व्यक्त झाला पाहिजे. ते सांगतो. आता यानंतर मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो की एक 10 मिनिटाची सुट्टी घेऊन आपण कार्यक्रमाला सुरुवात